हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस को इन डिटेल, चाहे फिर वो थ्योरी हो या फिर वो हो क्वेश्चंस। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को 2022 में हर एक एग्जाम के लिए, यानी कि 2022 में जितने भी एग्जाम्स हों, हम चाहते हैं कि हम हर एक एग्जाम में बहुत बेटर करें और बेटर ही नहीं बेस्ट करें, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए फिर ले आई हूँ एक क्वेश्चन सीरीज नहीं कहूंगी, एक्चुअली एक क्वेश्चन पेपर ले आई हूँ। अगेन एक एडवर्टाइजमेंट का ही क्वेश्चन है, HSSC का ही क्वेश्चन पेपर है ये हमारे पास। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करेंगे। क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे। ठीक है, काफी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब करवाए हुए क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन घूम के आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमेशा की तरह क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेंगे, मैं आपको बोलकर बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज। सूर्य का सतही तापमान अनुमानित किया जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो हमारा सन है, हमारा सूर्य है, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, या ऐसा बोलूं मैं कि ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जहां से ऊर्जा हमें मिलती है, उस सन का टेम्परेचर ये पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सन के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे सन के सरफेस का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 ये है, इसका आंसर हमें मिल गया ऑप्शन ए, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस क्या है? सन का टेम्परेचर यानी तापमान। अच्छा, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो सूर्य है वो ज्यादातर हाइड्रोजन एटम का बना हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा अंतरिक्ष है वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तत्व मिलता है, जो कि हमारे परमाणु क्रमांक 1 पे रखा जाता है आवर्त सारणी के अंदर। क्लियर है? तो सूर्य का सरफेस टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट अ मसल टू अ बोन। इसने पूछा है कि पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है। तो देखो, हमारी बॉडी बहुत सारे ऊतकों से बनी हुई है। एक्चुअली हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई है। कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से एक बॉडी बनती है। इंग्लिश में सुनो, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं जिनसे मिलकर बहुत सारे टिश्यू बने, जैसे कि हमारा नर्वस टिश्यू, जैसे कि हमारा मस्कुलर टिश्यू, जैसे कि हमारा एपिथेलियल यानी उपकला टिश्यू, जैसे कि हमारा कनेक्टिव यानी संयोजी टिश्यू। ठीक है, इन सब से मिलकर हमारी क्या बनती है? बॉडी बन रही है। फिर टिश्यू से मिलकर क्या बन रहा है? ऑर्गन, जैसे कि हमारा हार्ट बन गया, हमारी किडनी बन गई, हमारा स्टमक बन गया, और भी बहुत सारी ऑर्गन्स, ब्रेन बन गई, स्पाइनल कॉर्ड बन गई। ये सब ऑर्गन किससे मिलकर बनती है? लंग्स बन गए, टिश्यू से मिलकर बनते हैं। फिर इन ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि संवहन तंत्र यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र यानी कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। और ये सब तंत्र मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, क्योंकि सब कुछ मिलकर काम करता है तभी तो बॉडी बनती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने पूछा है कनेक्टिव टिश्यू का क्वेश्चन, यानी कि इसने इतने सारे टिश्यू में से एक टिश्यू चूज कर लिया, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बॉडी में चीजों को जोड़ता है। और कनेक्टिव टिश्यू में इसने पूछा कि कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक हड्डी को, एक बोन को किससे जोड़ता है? मसल यानी कि पेशी से। यानी कि मान लीजिए मेरे हाथ की ये वाली हड्डी है या ये हड्डी है, ये हड्डी के ऊपर जो ये मसल्स हैं, बाइसेप और ट्राइसेप्स है मेरी, ये दोनों हड्डी से कैसे जुड़ी है? तो याद रखना, एक बोन को हड्डी से कौन जोड़ता है, सॉरी, बोन को एक पेशी से कौन जोड़ता है? तो हमेशा याद रखना, टेंडन यानी कि कंडरा क्या करता है? बोन को मसल से जोड़ता है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट याद रखना, लिगामेंट, जिसे हिंदी में बोल देते हैं स्नायु। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया कि बोन को मसल से कौन जोड़ता है। आपको ऑप्शन सी मिल रहा है, कंडरा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर चला गया सी,
टेंडन यानी कि कंडरा। इसके अलावा आपको ऑप्शन ए में कार्टिलेज दिख रहा है। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि, और कार्टिलेज का काम होता है बॉडी में कहीं कहीं पर लचीलापन देना, ठीक है, जैसे कि नाक की टिप पे होता है कार्टिलेज, हमारे पिन्ना में होता है कार्टिलेज, हमारी जो लैरिंक्स है यानी वॉइस बॉक्स है जहां से हमारी आवाज निकलती है वहां पर होता है कार्टिलेज, हमारी श्वास नली जो कि ट्रैकिया है जहां से ऑक्सीजन अंदर जाती है उस ट्रैकिया के ऊपर लगा होता है कार्टिलेज ताकि वो चिपके नहीं। और कार्टिलेज कहां होता है, तो दो हड्डियों के बीच में होता है कार्टिलेज ताकि दोनों हड्डियों में फ्रिक्शन यानी घर्षण ना हो और हड्डियां घिसे नहीं, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है लिगामेंट। तो मैंने बोला हर जगह पे बॉडी में जहां पर भी दो बोन जुड़ी हुई है ना, अब देखो ये वाली बोन है ये वाली बोन है, दोनों जुड़ी तो हुई है ना किसी वजह से, तो दोनों जुड़ी किस वजह से हुई है, लिगामेंट, यानी कि आप समझ रहे हो ना। मान लीजिए ये हमारी एक हड्डी है और ये हमारी दूसरी हड्डी है, तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं इससे, ये क्या है, लिगामेंट है। इन दोनों के बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, तो यहां पर कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है। और अगर मैं इसके ऊपर एक मैंने मसल बना दी, ये हमारी मसल है मान लीजिए, तो इस मसल को अगर पूछ लिया जाए बोन से कौन जोड़ता है, ये मसल इस बोन से कैसे जुड़ी है, देखो मैं यहां पर ताकत लगाऊंगी तो ये मेरा हाथ ऊपर आ रहा है क्योंकि ये मसल इस हड्डी को अपनी तरफ खींच रही है, ये मसल इस हड्डी से जुड़ी हुई है, किस वजह से, टेंडन की वजह से। ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है इंटरस्टाइनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अंतरालीय द्रव्य। वो क्या होता है, इनके बीच में जो द्रव भरा होता है ना, थोड़ा थोड़ा लिक्विड भरा होता है, बोन्स के अंदर भी होता है बोन्स के बाहर भी होता है, उस द्रव की बात कर रहे हैं। तो आंसर आपको मिल गया क्या, कि बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेसेस ग्रेविटेशन, निम्नलिखित में से किसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के अलावा जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, मतलब पृथ्वी को मिला के 8 ग्रह हो गए, 8 हो गए ना ग्रह, प्लूटो तो गिना नहीं जाता ग्रह के अंदर, ठीक है। तो बचे जो ये 8 ग्रह हैं, अगर पृथ्वी के अलावा देखिए तो पृथ्वी और बचे हुए 7 प्लैनेट्स, ये सब के अंदर क्या होती है, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण होता है। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन में पहला पृथ्वी, तो पृथ्वी में ग्रेविटी होती है, बिल्कुल होती है, वेनस में भी होती है, सैटर्न में भी होती है, इवन चंद्रमा मून में भी ग्रेविटी होती है। लेकिन ऑप्शन डी आपको दिख रहा है कृत्रिम सैटेलाइट यानी आर्टिफिशियल उपग्रह, तो इसके अंदर क्या होती है, कोई ग्रेविटी नहीं होती, ये तो हमारे बनाए हुए हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो लगभग 10 के बराबर माना जाता है। अगर चंद्रमा का पूछ लिया जाए तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमेशा पृथ्वी से छठा हिस्सा होता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा भाग होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, the upward force acting on object submerged in fluid is called, ये बोल रहा है किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। यानी कि आपने एक बाल्टी ली, ठीक है, इसे हटा देते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है जो बचपन में इवन मतलब बचपन में सारे बच्चों ने किया होगा, आप सभी ने किया होगा। देखो एक बाल्टी ली, बाल्टी में भर दिया पानी, और फिर हम क्या करते हैं बचपन में, एक जो हमारे मग होता है हाथ में, उसे ना इसके अंदर प्रेशर से डालते हैं, ठीक है, इस मग को डालते हैं और फिर देखते हैं वो उछल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि पानी में जो भी चीज जाती है उसके ऊपर नीचे से एक बल लगता है, इस बल का नाम पूछ रहा है, ये इस फोर्स का नाम पूछ रहा है। तो देखो नॉर्मल बल तो एक बल होता है, लेकिन पानी जो बल लगाता है ना उसे एक खास नाम दिया गया है, वो बल कहलाता है बायोंट फोर्स। क्या कहलाता है, बायोंट फोर्स, यानी कि उत्प्लावक बल। क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स, यानी कि उत्प्लावक बल, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा कि कोई भी चीज जब पानी में या किसी भी द्रव में डुबोई जाती है तो नीचे से लगने वाला बल क्या कहलाता है, बायोंट फोर्स, यानी कि उत्प्लावक बल कहते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहा है वेट, वेट यानी कि वजन। तो वेट तो क्या होगा, ये अपने ऊपर अपना एक वेट नीचे पानी पे लगा रहा होगा, वो वेट होगा, यानी ये जो बल लगा रहा है नीचे वो वेट हो गया, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, दबाव, यानी कि ये कोई दबाव भी लगा रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे से लगने वाला बल क्या कहलाया, बायोंट फोर्स। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 64
5 हमारा क्वेश्चन नंबर है। देखो मैंने कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हुए, ये मेरे पास कोई पेपर आया है और इसमें ये बीच बीच में साइंस के क्वेश्चन है और मैंने सिर्फ वो वाले आपको कट करके दे दिए हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नहीं लाई हूं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ, ये पीछे से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, देखिए, अ पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, द डिफेक्ट विद विच ही इज लाइकली टू सफर्ड फ्रॉम। एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है तो वह दोष जो उसे होने की संभावना है, यानी कि देखो बहुत जनरली, ठीक है, दूर का नहीं दिखता क्लियरली तो चश्मा लगा लेते हैं, पास का नहीं दिखता तो चश्मा लगा लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब किसी इंसान को दूर का नहीं दिखता तो उस रोग को क्या कहते हैं, तो भाई दूर का ना दिखने को कहते हैं मायोपिया। मायोपिया जिसे बोलते हैं नियर, मायोपिया का ही दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस और हिंदी में इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब आप सोच रहे हो नाम में तो लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता है ये दूर के लिए, तो भाई ये एक तरीका ही है, बस आप इसको याद कर लो। मायोपिया का मतलब है, नाम तो है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की दृष्टि होती है बेटर और दूर की होती है खराब। इसके अलावा अगर पास की दृष्टि खराब हो आपकी तो उसे बोलते हैं क्या, हाइपर मायोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपर मायोपिया, या इसी को बोलते हैं फार साइटेडनेस और दूरस्थ दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें इंसान को जो बुढ़ापे में हो जाता है जनरली पास की चीजें नहीं दिखती, ये है हाइपर मायोपिया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में मिल रहा है कैटेरेक्ट। क्या होता है, कैटेरेक्ट होता है मोतिया बिंदु, ठीक है, इसमें भी देखने में पर्दे के ऊपर दिक्कत आ जाती है। प्रेस बायोपिया जरा दूर दृष्टि दोष, ये होता है बुढ़ापे में, ठीक है। उसके बाद हाइपर मायोपिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको आंसर मिल गया ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इंसान को कहां का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता तो उसे चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है। जनरली पहन के ही रखना पड़ता है, पास वाले को तो बस पास की देखने के लिए लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या पूछ रहा है, सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप जानते हैं सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल यानी अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि ये पोल्यूशन बहुत कम करता है, ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, यानी कि ये प्रदूषण बहुत कम करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अच्छा ईंधन कहते हैं। और क्योंकि ये प्रदूषण कम करता है तो ये हमारे लिए हानिकारक भी कम है, और अगर ये हानिकारक कम है, प्रदूषण कम करता है, तो इसको बोला जाता है क्लीन फ्यूल यानी कि साफ ईंधन बोला जाता है। किसे, सीएनजी को। अब ऑप्शन पढ़ो, इसने ऑप्शन ए बोला है इट इज अ क्लीन फ्यूल, बिल्कुल सही बात है, ये एक साफ ईंधन है ऐसा बोला जाता है। दूसरा, इट इज अ हार्मफुल फ्यूल, अभी अभी तो बोला ये हानिकारक नहीं होता। दूसरा, तीसरा पॉइंट, इट इज अ पॉल्यूटिंग फ्यूल, तो भाई ये भी गलत है, ये प्रदूषण नहीं करता। तो आंसर क्या चला जाएगा, डी में ऑल ऑफ दीज है, तो आंसर चला गया ऑप्शन ए। आंसर क्या चला गया, ऑप्शन ए, यानी कि ये कम क्या करता है, कम प्रदूषण, ये प्रदूषण भी कम करता है, हार्मफुल भी कम होता है, इसीलिए ये क्लीन फ्यूल कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पीएच रेंज मोस्ट कंडक्टिव फॉर द फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज, यानी कि मीठे पानी के पौधों और जानवरों के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच मान क्या है, यानी कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं या फ्रेश वाटर में मिलने वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट पीएच रेंज कौन सी है। तो बेस्ट पीएच रेंज याद रख लेना, इसे होती है कितनी, 6.5 से 7.5, ठीक है। तो आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब आप सभी जानते हो पीएच क्या होता है, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच जो पैमाना है वो किसने दिया था, तो पीएच पैमाना दिया था हमारे सोरेनसन साहब ने, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच पैमाने की खोज की थी। पीएच पैमाना 0 से 14 तक होता है, जिसमें 0 से 7 क्या होता है, तो 0 से 7 होते हैं अम्ल यानी कि एसिड, और 7 से 14 क्या होता है, तो ये होते हैं बेस यानी कि क्षार। 7 पे कौन आता है, तो 7 होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन, यानी कि इस पे आते हैं लवण और
पानी, यानी इस पे क्या आते हैं, सोल्ट और वाटर आता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं एसिडिक करेक्टर कम होता जाता है, अम्लीयता घटती जाती है, जबकि 7 से 14 पर जाने पर क्षारीयता बढ़ती जाती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती जाती है। साबुन में क्या होता है, बेस होता है। पेट में क्या होता है, एसिड होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा बारिश होती है, एसिड रेन होती है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। एसिड रेन में एसिड होता है, ठीक है। कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे इन्वर्टर की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है, तो उसे किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं ऐसे तो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास आता है, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जो तथ्य है या कथन है वो हमेशा सही होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिख रहा है कि एक एटम के पास, एन एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि एक परमाणु के पास हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एक बराबर संख्या होती है। बिल्कुल सही, हमेशा 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 किसी एटम के पास, मैं बात किसकी कर रही हूं, एटम की बात कर रही हूं, आयन की नहीं कर रही। मैं किसकी बात कर रही हूं, परमाणु की बात कर रही हूं। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है। जैसे कि सोडियम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, ठीक है। जैसे कि नियोन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 10 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 10 है। लेकिन ये बात ठीक होगी, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि अपने को पता लग गया कि आंसर तो ऑप्शन ए है। लेकिन आगे तो पढ़ना है, ऑप्शन बी पढ़ते हैं। क्या है, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एक समान होते हैं। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है, 1, यानी कि इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। इसके पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसके पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसने बोला है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। क्या बराबर है, नहीं है। क्या बराबर है, नहीं है। क्या बराबर है, यानी कि हो तो सकते हैं इक्वल, लेकिन हमेशा नहीं हो सकते, हमेशा नहीं हो सकते। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। एन एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि एक परमाणु के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक समान होते हैं। तो चलो चेक करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम, यानी कि हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक समान हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो ये सी भी गलत हो गया। डी पढ़ लेते हैं। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों एक समान होते हैं परमाणु के पास। तो चेक करो, क्या तीनों एक समान है, नहीं है भाई। क्या तीनों एक समान है, नहीं है भाई। क्या तीनों एक समान है, यानी कि तीनों एक समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। तो डी भी हो गया गलत। आंसर चला गया क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए। आप अच्छे से जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्षों में घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम फरमाते हैं बीच के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में बैठ के, नाभिक में बैठ के। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज वैसे तो की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन रदरफोर्ड भी फेमस है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पाजी टाई लगा के नाचो, याद है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है यानी ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है यानी धनात्मक होता है, जबकि न्यूट्रॉन शून्य चार्ज वाला होता है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन बहुत भारी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले बहुत हल्का होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन लीवर। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। तो देखो हमारी बॉडी में हमारे पास कितने विटामिन होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, देखो हमारे पास होते हैं कीड़ा, जानते हो आप लोग, कीड़ा और बीसी, ये होते हैं 6 टाइप के विटामिन। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों चारों होते हैं फैट सोल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील कौन होते हैं, कीड़ा, ये मैंने करवा रखा है अच्छे से। उसके बाद आप जानते हो कि बीसी क्या होते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये पानी में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील कौन है, बीसी।
तो अब आप ये भी जानते हो कि हमारी बॉडी में ये चारों तो स्टोर हो जाते हैं, हमारे वसा में, हमारे यकृत में, हमारे इंटेस्टाइन में, लेकिन ये दोनों हमें बार बार लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये पसीने यानी स्वेट और यूरिन यानी कि मूत्र के थ्रू निकल जाते हैं बॉडी में से। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि हमारी बॉडी में कौन कौन स्टोर होता है, ADE यानी कीड़ा। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लो, सिंपल ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विटामिन के, तो विटामिन के तो भाई स्टोर हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी भी स्टोर हो जाता है, विटामिन ई ये भी स्टोर हो जाता है, ए ऑप्शन में ही नहीं है, ऑल ऑफ दीज आंसर आ गया। यानी कि हमारे यकृत में अगर कोई भी पूछ ले ना कि आपकी बॉडी में कौन कौन से स्टोर होते हैं, बॉडी के किसी भी अंग में पूछ ले, तो याद रखना बॉडी के अंगों में चारों के चारों ही स्टोर हो जाते हैं कीड़ा। लेकिन अगर पूछा जाए कि वसा में कौन सबसे ज्यादा स्टोर किया जाता है, तो विटामिन डी हमारे वसा में सबसे ज्यादा स्टोर होता है। ठीक है, जो हम सूर्य से, अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा विटामिन हम त्वचा से ले लेते हैं, अपनी स्किन से ले लेते हैं, तो विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, वो हम अपनी स्किन से ले सकते हैं। ठीक है, तो आंसर चला गया क्वेश्चन नंबर 70 था ये हमारे पास, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर चला गया ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को, विटामिन सारे मैंने करवा दिए। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनकी बात हम इस क्लास में नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा बॉडी के अंदर एक विटामिन B12 है, वो भी स्टोर हो जाता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71, देखिए क्या है, व्हाट इज द हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी में अतिरिक्त फ्लोराइड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारे पानी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोरीन हो ना, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं फ्लोरीन से फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। कहां पर मिल रहा है फ्लोरोसिस, ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आ गया फ्लोरोसिस। देखो अब नहीं जानते साइंस तो भाई जुगाड़ लगाओ फ्लोरीन का, फ्लोरोसिस। ठीक है, नहीं जानते साइंस तो यही करोगे, टूथ है कि मतलब दांतों में दर्द, ठीक है, लंग डिसीज मतलब फेफड़ों का रोग, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो कि गलत सलत खाने से हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, व्हाट इज द मिडिल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड द एब्डोमेन कोल्ड। सिर और पेट के बीच मौजूद कीट शरीर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो अभी रिसेंटली करवाया मैंने कि कीटों की जो बॉडी होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। पहले होता है सिर यानी कि हेड, फिर होता है थोरैक्स यानी कि वक्ष, और फिर होता है एब्डोमेन यानी कि पेट। तो कीटों में बॉडी 3 भागों में विभाजित होती है। बीच वाला भाग पूछा है, ऊपर वाला सिर, नीचे वाला एब्डोमेन, बीच वाला थोरैक्स। कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है थोरैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर चला गया ए, थोरैक्स। इसके अलावा हेड और एब्डोमेन तो ऊपर और नीचे वाला है, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में इंग्लिश में भी थोरैक्स लिखा हुआ है, हिंदी में भी थोरैक्स लिखा हुआ है। तो प्लीज अगेन मैं बोलूंगी, हिंदी इंग्लिश वाले बाइलिंगुअल हो जाओ आप लोगों भी। इंग्लिश वाले अब हिंदी भी सीख लो, और हिंदी वाले अब इंग्लिश भी सीख लो। ठीक है, बाइलिंगुअल हो जाओ, क्योंकि हमें पेपर तो किसी भी हाल में क्रैक करना है, जॉब तो किसी भी हाल में लेनी है, नौकरी लेनी है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, ये वाला क्वेश्चन पेपर हो गया खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।